नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 का एक टॉपिक लेकर चल रहे हैं, बल आघूर्ण एवं कोणीय संवेग में संबंध। दोस्तों, मैं NCERT की जो पाठ्य पुस्तक है कणों की निकाय एवं घूर्णी गति, उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर चल रहे हैं, बल आघूर्ण, जिसको हम टॉ से प्रदर्शित करते हैं। कोणीय संवेग जिसे हम कैपिटल L से प्रदर्शित कर रहे हैं। दोनों के बीच में आपस में एक संबंध स्थापित करेंगे। हमने ये देख लिया है, पढ़ लिया है कि बल आघूर्ण क्या होता है, कोणीय संवेग क्या होता है। दोनों के फॉर्मूले हमने फाइंड आउट कर लिए थे। अब दोनों के बीच में आपस में संबंध स्थापित करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, क्या है कि हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि माना हमारे पास में स्मॉल m द्रव्यमान का कोई पार्टिकल है जो कि घूर्णक से स्मॉल r दूरी पर घूर्णन गति कर रहा है, और हम उस पार्टिकल का संवेग है वो P कंसीडर कर लेंगे, कोणीय संवेग L कंसीडर कर लेंगे, तथा बल युग्म आघूर्ण टॉ कंसीडर कर लेंगे और उनके बीच में आपस में संबंध स्थापित करेंगे। तो देखिए दोस्तों, क्या है कि माना स्मॉल m द्रव्यमान का कोई कण है, माना स्मॉल m द्रव्यमान का कोई कण घूर्णन गति कर रहा है, घूर्णन गति कर रहा है, जिसकी घूर्णन अक्ष से दूरी, जिसकी घूर्णन अक्ष से दूरी, घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी है, ये स्मॉल r है। घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी कितनी है दोस्तों? स्मॉल r है। अब हम ये मान लेते हैं कि यदि पिंड का संवेग p है, यदि पिंड का संवेग स्मॉल p, ये हमने पिंड का रेखीय संवेग लिया है जो कि स्मॉल p है, तथा आरोपित बल, तथा पिंड पर आरोपित बल, पिंड पर आरोपित बल कैपिटल F है, कैपिटल F है। तो अब हम यहां पर कोणीय संवेग तथा बल आघूर्ण के फॉर्मूले पुट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, बल आघूर्ण तो कितना होता है, तो बल आघूर्ण, बल आघूर्ण को हम टॉ से प्रदर्शित करते हैं। टॉ वेक्टर बराबर होता है r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर। इसे मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1। तथा कण का कोणीय संवेग, तथा कण का कोणीय संवेग, कोणीय संवेग को दोस्तों हम L वेक्टर इक्वल टू r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर से पुट करते आए हैं, ये हम जानते हैं। अब हम समीकरण 2 का t के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो उपरोक्त समीकरण का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के रेस्पेक्ट जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो dl वेक्टर बाई dt बराबर हमारे पास में आइएगा d बाई dt r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर। अब हमारे पास में यहां पर दो राशियां हैं, उनका हम डिफरेंशिएशन करना चाह रहे हैं। और देखिए दोस्तों, जब दो राशियां आपस में गुणा में हो, मल्टीपल में हो, तो उनको u इंटू वी वाले फॉर्मूले से हम डिफरेंशिएट करते हैं। अर्थात एक राशि को हम डिफरेंशिएशन से बाहर लेंगे, दूसरी राशि का डिफरेंशिएशन कर देंगे, फिर दूसरी राशि को बाहर ले लेंगे और पहली राशि को डिफरेंशिएट कर देंगे। यहां पर दोस्तों हम सीधा तो बाहर नहीं ले सकते, यहां पर सदिश राशियां हैं दोनों, तो वो अपनी पोजीशन पर रहनी चाहिए, इनको आगे पीछे हम नहीं लिख सकते। तो सदिश राशियों में आगे पीछे लिखने से फर्क पड़ता है, एक नेगेटिव साइन यहां पर क्रिएट हो जाता है। दोस्तों ये ए वेक्टर, जैसे मैं बात करूं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर,
तो ये बराबर नहीं होता सदिश राशियों में बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के। यहां से एक नेगेटिव साइन क्रिएट हो जाता है, इसलिए हम इनका स्थान जहां है वहीं पर ही रखेंगे। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, dl वेक्टर बाई dt इज इक्वल टू, यहां से एक बार हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो dr वेक्टर बाई dt क्रॉस, ये इसके मल्टीपल में हमारे पास में आ गया p वेक्टर, फिर प्लस में यहां से आप देखेंगे r वेक्टर को हम बाहर ले लेंगे, क्रॉस, क्रॉस का साइन आ गया, फिर हम p को डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ये हमारे पास में आ चुका है दोस्तों। अब यहां से हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं, देखिए क्या, dr वेक्टर बाई dt, dr वेक्टर बाई dt स्थिति में परिवर्तन की दर, स्थिति में समय के सापेक्ष जब परिवर्तन होता है तो उसे हम वेग कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, वेग। तथा देखिए dp बाई dt, dp वेक्टर बाई dt, और इसे हम f वेक्टर कहते हैं, पार्टिकल पर लगने वाला बल होता है। इन दोनों की वैल्यू उठाकर हम यहां पर पुट कर देंगे, तो dl वेक्टर बाई dt बराबर हमारे पास में आ गया ये v वेक्टर क्रॉस p वेक्टर प्लस r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर। अब यहां से आप देखेंगे दोस्तों, ये जो p है, p वेक्टर होता है m इंटू वी वेक्टर, तो इसकी वैल्यू उठाकर मैं यहां पर पुट कर दूंगा, तो हमारे पास में क्या निकल कर आएगा, dl वेक्टर बाई dt इज इक्वल टू, v वेक्टर तो यहां पर पड़ा ही है, m इंटू वी वेक्टर फिर से आ गया, और r क्रॉस f इक्वेशन नंबर 1 में आप देखिए दोस्तों, r क्रॉस f होता है टो वेक्टर, तो मैं यहां पर इसके स्थान पर पुट कर देता हूं टो वेक्टर। ये हमने लिखा है समीकरण 1 से, कहां से लिखा है दोस्तों, समीकरण 1 से मैंने यहां पर r क्रॉस f वेक्टर की वैल्यू पुट कर दी है। अब यहां पर देखेंगे v वेक्टर, ये m तो कांस्टेंट है, इसको हम क्रॉस मल्टीपल से बाहर ले सकते हैं, v वेक्टर क्रॉस v वेक्टर 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में, v वेक्टर और दूसरा वाला जो क्रॉस मल्टीपल में आ रहा है सदिश, वो भी v वेक्टर है, दोनों एक ही दिशा में, दोनों जब सदिश एक ही दिशा में होता है तो उनका सदिश गुणा शून्य होता है। देखिए क्यों हो रहा है, v वेक्टर क्रॉस v वेक्टर बराबर होता है v पहले सदिश का परिमाण इंटू दूसरे सदिश का परिमाण, फिर इंटू में आएगा यहां पर साइन दोनों के मध्य का कोण, तो v वेक्टर और v वेक्टर के दोनों के बीच का जो कोण होता है वो 0 ही होगा, और साइन 0 की जो वैल्यू होती है दोस्तों 0 होती है। तत्पश्चात हम बता देंगे कि जो v वेक्टर क्रॉस v वेक्टर है वो शून्य हो जाएगा, क्योंकि यहां पर दोनों सदिश एक ही दिशा में, v वेक्टर क्रॉस v वेक्टर 0 हो गया, तो यहां से आप इसको 0 दिखा सकते हैं। हमारे पास में क्या आ गया, dl बाई dt बराबर 0 प्लस टो वेक्टर, और इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों, टो वेक्टर बराबर dl वेक्टर बाई dt, dl वेक्टर बाई dt, ये हमारे पास में इसका फाइनल सूत्र आ गया, अंतिम सूत्र आ गया। देखिए यहां से क्या रिजल्ट निकला है वो समझ लीजिए, कि किसी पिंड पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण उस पिंड के कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता, बराबर होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, किसी पिंड पर लगने वाला, ये घूर्णन गति में ही लगता है, तो घूर्णन गति में किसी पिंड पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण उस पिंड के कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता, और वो जो न्यूटन का दूसरा नियम है उसके समतुल्य नियम है ये। जैसे हमने F बराबर dp पॉन में dt पुट किया, ये न्यूटन के दूसरे नियम से हमने लिखा है। ये कहां से लिखा है हमने, न्यूटन के द्वितीय नियम से। तो न्यूटन का दूसरा नियम है स्थानांतरीय गति के लिए, वहां से हमने इसको पुट किया है। ये सिमिलर यही प्रोसेस यहां पर होने वाली है। घूर्णन गति के अंदर यहां पर हमारे पास में क्या आ जाएगा, F के स्थान पर टो आ जाएगा, P के स्थान पर L आ जाएगा, बल के स्थान पर बल आघूर्ण और P के स्थान पर कोणीय संवेग, संवेग के स्थान पर कोणीय संवेग निकल कर आता है। तो यहां से जो स्टेटमेंट निकलता है वो क्या निकलता है, कि घूर्णन गति में किसी पिंड पर लगने वाला बल आघूर्ण उस पिंड के कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। तो दोस्तों मैं यहां पर इसको पुट कर रहा हूं कि घूर्णन गति में
किसी पिंड पर लगने वाला बल आघूर्ण उसके संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। उसके कोणीय संवेग में परिवर्तन, उसके कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है वो न्यूटन के गति के दूसरे नियम के समतुल्य ही है, और ये घूर्णन गति में है और ये है स्थानांतरीय गति में दोस्तों। तो ये रिलेशन होता है बल आघूर्ण तथा कोणीय संवेग में, और यही था आज का हमारा वीडियो। आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।